हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मदन सर, यूनिक फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। धारा अपनों ने पीछे की क्लास में पढ़ी थी। धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। दिष्ट धारा का चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं, अब अपने प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, विद्युत धारा होती है। अगर अपने विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा जिसे अपने अल्टरनेटिंग करंट एसी, और दूसरी अपने पास दिष्ट धारा जिसे अपने कहेंगे डीसी, डायरेक्ट करंट। अब अपने दिष्ट धारा फिर आगे जाके दो प्रकार की है अपने पास, समान दिष्ट धारा और अपने पास आएगी असमान दिष्ट धारा। अब अपने यहां से विद्युत धारा की बात करते हैं। तो पहले अपने स्टार्टिंग में विद्युत धारा पढ़ेंगे। विद्युत धारा अपने ने पहले पढ़ा था I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा अपने पास एक अदिश राशि होती है, क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती और इसका मात्रक क्या होता है अपने पास? एम्पियर होता है। ये एमकेएस पद्धति में एम्पियर और सीजीएस पद्धति में इसकी यूनिट होती है अपने पास एब एम्पियर। अब जो विद्युत धारा थी, ये दो प्रकार की अपने पास, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। पहले अपने दिष्ट धारा के बारे में पढ़ेंगे कि वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या रहता है? नियत रहता है। उस धारा को अपने कौन सी धारा कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। तो नियत कैसे? तो ये दो प्रकार की है, समान और असमान। अगर मैं ग्राफ से समझूं इसको, पहले अगर मैं समान दिष्ट धारा की बात करूं तो समान दिष्ट धारा में मेरे पास क्या है कि इसका जब अपने टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ खींचें तो इसका मान क्या आएगा? नियत आएगा। यानी यहाँ पे अपनों ने डीसी करंट लिया हुआ है, टाइम बढ़ रहा है परंतु धारा की वैल्यू क्या है आपके पास? नियत है। तो इस धारा को कौन सी धारा कहते हैं? समान दिष्ट धारा कहते हैं। यानी यह धारा जिसका मान समय के साथ नियत रहता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। ये अपनी धारा की बात हो गई। और समान दिष्ट धारा का आपने ग्राफ देखा तो इस तरह से बना है। अगर मैं असमान दिष्ट धारा का ग्राफ बनाऊं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मान परिवर्ती होता है परंतु दिशा इसकी क्या रहती है? नियत रहती है। तो समान और असमान, समान में तो मान समान है, दिशा अपने पास क्या है? नियत है। और असमान दिष्ट धारा में उसका मान परिवर्ती रूप से क्या हो रहा है? बदल रहा है, पर तो दिशा इसकी क्या है? नियत है। तो ये धारा इस तरह से दिष्ट धारा थी, वो दो प्रकार से पढ़ी है, समान दिष्ट धारा और असमान दिष्ट धारा। अब अपनी दिष्ट धारा की आवर्ती की अगर बात करें तो दिष्ट धारा की आवर्ती 0 हर्ट्ज होती है। अगर आवर्ती 0 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल कितना होता है? आवर्तकाल होता है 1 बाई आवर्ती, यानी 1 बाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये अपनी दो बातें ध्यान में और रखनी है कि दिष्ट धारा की आवर्ती कितनी होती है? 0, और इसका आवर्तकाल कितना होता है? अनंत होता है। अब अगर अपने आवर्ती का वर्ड है वो अपने प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ेंगे कि आवर्ती का मतलब वास्तव में क्या है। अब जो अपने पास दिष्ट धारा मिलती है वो अपने
सेल या बैटरी से मिलती है। जैसे मेरे पास या तो मैं ये सेल का सिंबल है या मैं बैटरी का सिंबल ले लेता हूं। ये इस वाले स्रोत से डीसी अपने मिलती है और इसकी जो दिशा होती है वो अपने पास होती है प्लस से लेकर माइनस की तरफ, यानी प्लस टर्मिनल से ये बाहर की तरफ निकलती है और माइनस टर्मिनल के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब अपने बात करते हैं दिष्ट धारा की बाद यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा, अब प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा का अगर अपने वोल्टता या धारा का समीकरण देखें तो इस तरह से आएगा। ये साइन के रूप में चलती है इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर जो इसकी वैल्यू है, अगर जैसे मान लो मैं v लेता हूं तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसे अपने v0 से डिनोट करेंगे और इधर नेगेटिव साइड में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे माइनस v0 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका स्टैंडर्ड जो समीकरण है ये अपने पास v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा की बात करें तो I इक्वल टू आई नॉट साइन मेगा टी। यहाँ पर V और जो I है ये अपने पास वोल्टता व धारा का तात्क्षणिक मान है। तात्क्षणिक का मतलब एक निश्चित क्षण पर मान है, और V0 और जो I0 है ये अपने पास इसका शिखर मान है, और ओमेगा टी आपके पास इसकी कला कोण है, प्रारंभिक कला कोण। ये चीज है अपने पास इसमें। तो स्टैंडर्ड अपने पूरे चैप्टर में वोल्टता और धारा के ये समीकरण लेके चलेंगे। अब अपने पास इसमें सिंबल की अगर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा का जो सिंबल है वो इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी इसके अंदर एक साइकिल को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जैसे मैं आवर्ती समझा रहा हूं, आवर्ती का मतलब क्या बताया था कि एक सेकंड में चक्रों की संख्या। अगर आवर्ती की बात करें, एक सेकंड में चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। ये आवर्ती की डेफिनेशन है अपने पास। परंतु डोमेस्टिक यूज के लिए अपने इंडिया में जो सप्लाई आती है उसकी जो आरएमएस वोल्टेज है, मैं अभी जिक्र करूंगा इसका मतलब क्या है। आरएमएस वोल्टेज है ये 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आवर्ती उसकी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और जो अदर कंट्री रूस है, जापान है, अमेरिका है, इसके अंदर जो अपने पास एसी आती है उसकी वोल्टेज आरएमएस होती है 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी होती है उसकी पास 60 हर्ट्ज। अब इस 50 हर्ट्ज यानी आवर्ती का मीनिंग क्या है, एक सेकंड में चक्रों की संख्या। जैसे मान लो मेरे पास ये वेवफॉर्म है, एक चक्कर की बात करता हूं मैं, एक साइकिल लिया है मैंने, ये ऐसे अपने पास एक चक्कर पूरा हुआ तो एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर लगाने हैं अपने को, 50 चक्कर लगाने हैं। ऐसे 50 चक्कर लगाने हैं। इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो अपने एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। एक चक्कर में 2 बार वैल्यू क्या हो रही है, अधिकतम, और 2 बार वैल्यू क्या हो रही है, न्यूनतम, यानी 0 हो रही है। तो इसका मतलब ऐसे कितने चक्कर आएंगे अपने पास, 50 चक्कर आएंगे। तो 50 चक्कर में 100 बार वैल्यू क्या होगी, अधिकतम, और 100 बार वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम। इसका मतलब घर में लगा हुआ जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार क्या होता है, बुझता है। यानी इतने अपने पास ऑक्सीलेशन है, इसके वाइब्रेशन है, ये फास्ट है, जिससे बल्ब आपका एक सेकंड में 100 बार जल जाएगा और 100 बार
बुझ जाएगा, परंतु अपने को इस चीज का आभास नहीं होता। अब अपने सिंपल जो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में जनरल डिस्कशन किया है। अब अपने ये पूरा का पूरा चैप्टर्स है, ये मैथमेटिकल्स है। तो मैथ वाले बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत इजी पड़ेगा, परंतु बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले हैं वो अपने पास इसमें क्या होंगे, यूज होंगे। तो बायो वाले जो बच्चे हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही ध्यान से पढ़ेंगे। अब अपने इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा के अन्य रूप देखते हैं कि अपने पास ये किस किस रूपों में आती है। अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा के अन्य रूप की बात करूं, तो अगर मेरे पास ऐसी एक स्क्वायर के रूप में आती है, तो अपने इसे कैसे कह सकते हैं, वर्गाकार तरंग धारा। सब विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम है, करंट ले सकते हैं या वोल्टेज ले सकते हैं। अगर आपके प्रत्यावर्ती धारा त्रिभुज के रूप में आती है इस तरह से, तो इसे कह देंगे अपने त्रिकोणीय तरंग धारा। अगर अपने ऐसी कोसाइन के रूप में आती है, तो अपने पास कोसाइन तरंग धारा हो जाएगी। कोसाइन को कोजा बोलते हैं, कोजा तरंग धारा। तो अपने पास ये ऐसी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल रूप में देखें तो सिमेट्रिकल रूप अपने पास वो होता है जो एक्सेस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होती है, समान होती है। और कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिसे एसिमेट्रिकल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास इस तरह से बन जाएगा। जैसे अपने एसिमेट्रिकल एसी की बात करें तो एसिमेट्रिकल एसी को अपने असममित तरंग धारा को अपने इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये अपने पास प्रत्यावर्ती धारा के क्या होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं। अब अपने प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा की जो मैं आपको समीकरण बताइए मैंने, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान कितना होता है, V इक्वल टू वी नॉट साइन वेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कितना होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन मेगा टी। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के मापन की। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो मापन होता है वो अपने पास, जैसे प्रत्यावर्ती धारा को मापते हैं और डीसी धारा को मापते हैं, तो डीसी जो मीटर होते हैं वो अपने पास एवरेज वैल्यू को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी अपने डीसी जितने भी मीटर होंगे 5-6 ऑब्जर्वेशन लेंगे अपने पास और सबको जोड़ के और उसका मीन निकाल देंगे, तो अपने पास रीडिंग्स का मीन निकल जाएगा। ये काम है अपना डीसी मीटर का। और जो एसी मीटर होते हैं अपने पास, वो अपने पास आरएमएस वैल्यू को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। यानी आईआरएमएस वर्ग माध्य मूल मान को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब अपने प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर व आधे चक्कर के लिए औसत मान को क्या करेंगे, निकालेंगे। निकालते हैं औसत मान के डेफिनेशंस लिखिए अपने कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता या धारा के तात्क्षणिक मान के एक पूर्ण चक्कर में औसत को क्या कहते हैं, औसत मान कहते हैं। यानी अपने पास जैसे अगर बात करें, जैसे अपने ये एसी की वेव फॉर्म पढ़ी थी, ये टाइम है 0, टाइम के लिमिट T/2 और T, एक चक्कर पूरा हो गया। अगर मैं एक चक्कर की बात करूं तो एक चक्कर में मेरे पास हर टाइम के ऊपर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है या धारा है उसके बहुत सारे मान हैं। तो इन सब मानों को जोड़कर टोटल एक चक्कर में लगने वाला समय का अगर मैं भाग दे दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, औसत मान निकल जाएगा। तो पहले मैं एक चक्कर का औसत मान निकालता हूं। अब डेरिवेशन करेंगे अपनी प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर का औसत मान। एक चक्कर का निकालने के लिए आई बार निकालेंगे।
अब इन एक चक्कर में जितनी भी वैल्यू है सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए अपने समाकलन का यूज करेंगे और एक चक्कर में यानी 0 से t तक की वैल्यू, तो 0 से t तक समाकलन कर देंगे किसका, धारा का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, और एक चक्कर का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी 0 से एक चक्कर में लगा हुआ समय कितना है, t है। अब ये चीज अपने को देखने से ये पता चलती है कि जितनी वैल्यू ऊपर पॉजिटिव में है उतनी ही क्या है, नेगेटिव में है, इसलिए एक चक्कर का औसत मान है वो कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ेंगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। परंतु अब इस चीज को अपने समाकलन विधि से करके देखते हैं कि इसका आंसर 0 आता है या नहीं आता है। तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/t, सेम ही लिख रहा हूं, 0 to t i dt। अब अपने को i की वैल्यू पता है, तो 1/t 0 to t i की वैल्यू i नॉट साइन ओमेगा टी dt, ताक्षणिक मान का समीकरण रख दिया अपनों ने। अब 1/t i नॉट कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो 0 to t साइन ओमेगा टी dt, तो i नॉट बाई टी। अब अपने को यहाँ से साइन मेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन मेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस मेगा टी, और जो टी का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ पे आ जाता है, डिवाइड में। जैसे अपने सपोज करें साइन के एक्स, तो इसके लिखेंगे माइनस कॉस के एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के, ये कहाँ पे आएगा, अपॉन में। तो इंटीग्रेशन में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो कहाँ पे लिखे जाते हैं, डिवाइड में, और डिफरेंशिएशन में कहाँ पे लिखे जाते हैं, मल्टीप्लाई में। ये अपने पास इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये जो लिमिट है ये इस साइड में चली जाएगी 0 to t, जैसा आपने 11th में पढ़ रखा है। अब इस माइनस को बाहर लें, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसके स्टेप ये, तो इक्वल टू आई नॉट बाई टी, माइनस को मैंने बाहर ले लिया और मेगा को भी बाहर ले लिया, तो अपने पास अंदर कितना बचेगा, कॉस ओमेगा टी 0 to t। अब अपने लिमिटें लगा दो, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट कॉस मेगा, तो है ही अपने पास अपर टी, स्मॉल टी की जगह आएगा टी, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे कॉस मेगा इंटू 0। ये मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है, माइनस आई नॉट बाई मेगा टी कॉस ओमेगा की वैल्यू होती है अपने पास 2 पाई बाई टी इंटू टी, माइनस कोस 0 कितना होता है, 1, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई मेगा टी कॉस 2 पाई माइनस 1, या माइनस आई नॉट बाई मेगा टी कोस 2 पाई की वैल्यू। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, साइन हमेशा याद रखना है, साइन एन पाई क्या होता है, 0, साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब क्या होते हैं, 0। और कोस कैसे याद करना है, कोस एन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस 1 की पावर एन, माइनस 1 की पावर एन। तो अपने पास यहाँ पे है कोस 2 पाई, तो माइनस 1 की पावर 2, तो यानी किस में आ जाएगी, प्लस में, तो 1 माइनस 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, तो अपने पास आई बार की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब प्रत्यावर्ती जो धारा है उसके एक पूर्ण चक्कर का जो औसत मान है वो अपने पास कितना निकल गया, 0। और ग्राफ से भी अपने को पता चल रहा है जितनी वैल्यू पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव है, सब जुड़ेगी तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब अपने प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर का औसत मान निकालेंगे। तो आधे का निकालने के लिए इजी है, इसी इंटीग्रेशन से अपने वैल्यू को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो बस हल्का सा चेंज हो जाएगा और देखते हैं अपने पास हल्का सा चेंज होने से क्या आंसर आता है। तो आधे चक्कर के लिए निकालेंगे, तो 0 to t/2। अब ये ऊपर ऊपर का पार्ट है तो इसका मतलब इसका आंसर 0 नहीं आएगा, तो 0 to t/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t/2, तो आई बार इक्वल टू 2/t, 0 to t/2, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी
dt। तो आई बार हाफ चक्कर के लिए कर रहे हैं अपने 2i0/t। अब साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी का कोफिशिएंट ओमेगा 0 to t/2। तो आई बार इक्वल टू 2i0/मेगा टी, माइनस को बाहर ले लिया मैंने। अब बचा मेरे पास cos ओमेगा टी 0 to t/2। अब मैं इस पे लिमिट लगाता हूं, तो आई बार इक्वल टू -2i0 ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t इंटू टी। अब इसमें लिमिट लगाई, cos मेगा की वैल्यू रख देते हैं 2π/t। स्मॉल टी की जगह लिमिट आएगी अपर लिमिट t/2 माइनस इसकी जगह लिमिट आएगी cos ओमेगा टी की जगह क्या आएगा 0। तो आई बार इक्वल टू टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 तो -i0/पाई cos। अब अपने पास इसको देखें तो t से t कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 तो cos पाई माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आई बार इक्वल टू -i0/पाई cos 1 पाई माइनस 1 की पावर 1 तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 तो -1 -1 माइनस का 2 -i0/पाई तो इसमें क्या रख देंगे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अपने पास आई बार 2i0/पाई तो ये रख देंगे। अब अपने पास आई बार इक्वल टू, अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो 2 इंटू i0/पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो 0.639 i0, या आपने कह सकते हैं आई बार हाफ साइकिल इक्वल टू 63.9% i0। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर का जो औसत मान है वो शिखर मान का 63.9% होता है। तो ये अपनों ने एक चक्कर और आधे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान निकाले हैं समाकलन विधि की हेल्प से। अब अपने प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे। माध्य मूल मान पढ़ते हैं, ये क्या होता है IRMS या VRMS। IRMS का प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और VRMS का मीनिंग प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो अपने धारा का निकालते हैं, दोनों के डेरिवेशन सेम आएंगी। तो IRMS की बात करते हैं, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर परिभाषा समझाता हूं। R का मतलब रूट लगा दिया, M का मतलब मीन, एक चक्कर के लिए मीन कैसे निकाला था 0 to t i dt/t और इसके बाद स्क्वायर तो i का स्क्वायर कर दो, ये डेफिनेशन बन गई। यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। अब अपने को यहां पर पता है आई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो IRMS इक्वल टू रूट 1/t 0 to t, आई की वैल्यू होती है I0 तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, या IRMS इक्वल टू रूट 1/t। बायो वाले बच्चे हैं वो डेरिवेशन को ध्यान से समझना, 0 to t I0 स्क्वायर को बाहर ले लेंगे 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब अपने पास साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन समाकलन, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता तो अपने इसका फॉर्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 और यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर होता तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 लिख देते। तो ये अपने साइन स्क्वायर और
कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं, इनको अपने इसमें यूज करेंगे। तो आई आरएमएस इक्वल टू रूट आई नॉट स्क्वायर बाई टी। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 0 टू टी 1 माइनस कॉस, इसका डबल किया है तो 2 मेगा टी अपॉन 2 इंटू क्या होगा डी टी। अब एक स्टेप और लिख देते हैं, आई आर एम एस इधर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 2t 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 मेगा टी इंटू डी टी। अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आई आर एम एस इक्वल टू रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का करेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस cos 2 मेगा टी का करेंगे तो क्या होगा साइन 2 मेगा टी अपॉन t का कोफिशिएंट 2 मेगा, ये कहाँ पे आएगा डिवाइड में, और इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट इस साइड में चली जाएगी। अब अपने को यहाँ से लिमिट रखनी है, तो आई आर एम एस इक्वल टू रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, तो यहाँ पे आएगा अपर लिमिट रखेंगे t माइनस साइन 2 मेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन 2 मेगा आ रहा है 2 पाई बाई टी। ये अपनों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी जगह 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस इसकी जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 अपॉन कुछ करेंगे तो क्या होगा 0। दोनों लिमिट रख दिए अपनों ने अपर और लोअर। तो आई आर एम एस इक्वल टू रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2t टी माइनस टी से टी कैंसिल साइन 4 पाई, साइन कितने ही पाई हो सब 0 होते हैं तो 0 अपॉन कुछ करेंगे तो 0, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने फॉर्मूला आएगा आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2, या इसको लिख सकते हैं आई नॉट बाई रूट 2। तो अपने पास आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये 0.414 आ जाएगा। आई आर एम एस इक्वल टू नहीं सॉरी ये आई वन के अंदर 1.41 का डिवाइड करेंगे 0.707 और आ जाएगा अपने पास आई नॉट। परसेंट में चेंज करेंगे आई आर एम एस इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट। तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट निकला अपने पास कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का 70.7% होता है। अब अपने यहाँ पे इसी प्रकार अगर मैं बात करूं वी आर एम एस की, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास वी नॉट बाई रूट 2। जैसे आई आर एम एस आए वैसे ही क्या हो जाएगा वी नॉट बाई रूट 2, वी आर एम एस का सूत्र निकल जाएगा। अब मैंने पहले बताया था कि अपने घरों के अंदर जो एसी वोल्टता आती है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है 220 वोल्ट होती है। तो यहाँ से मैं वी आरएमएस की जगह कितना रखूं 220 वोल्ट रखूं इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2। तो वी नॉट कितना जाएगा 220 इंटू 1.414, तो वी नॉट आएगा 311। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे एसी की वेवफॉर्म अपनों ने पढ़ी थी इस तरह से, तो ये इसका जो शिखर मान है ये प्लस 311 से माइनस 311 के बीच में क्या होता है परिवर्तित होता है। इसलिए एसी आपके पास डीसी से क्या होती है ज्यादा पावरफुल होती है। यानी इसकी आरएमएस वैल्यू अगर 220 वोल्ट है तो इसकी शिखर वैल्यू कितनी आ जाती है 311 वोल्ट आ जाती है। अब अपने एक फैक्टर निकालेंगे यहां से रूपक गुणांक। रूपक गुणांक क्या होता है ये देखेंगे। रूपक गुणांक प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान, धारा हो चाहे वोल्टता हो, धारा की बात करें तो आई नॉट बाई क्या था
√2 और आधे चक्कर का औसत मान, आधे चक्कर का औसत मान अपनों ने कितना निकाला था 2I0/पाई। इन दोनों का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को क्या कहते हैं, रूपक गुणांक कहते हैं। तो अपने इसको सोल्व करें, I0/√2 इंटू पाई अपॉन 2I0, I0 से I0 कैंसिल, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1.11 आएगा। तो रूपक गुणांक का मतलब क्या होता है, इसकी सहायता से अपने प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का क्या कर सकते हैं, अनुमान को लगाया जा सकता है। अब अपने यही प्रत्यावर्ती वोल्टता आर परिपथ पे अप्लाई करेंगे, एल पे अप्लाई करेंगे, सी पे अप्लाई करेंगे, तीन परिपथों के ऊपर अपने अप्लाई करेंगे, फिर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे दो दो को, फिर अपने तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इस परिपथों को क्या करेंगे, हल करेंगे, फेजर चित्र बनाएंगे। वो अपने आगे नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को अपने एक शुद्ध प्रतिरोध आर पर क्या करते हैं, अप्लाई